जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। ये वीडियो नहीं है, हमारी और आपकी मेहनत की पहचान है और हर लाइन में परीक्षा की पूरी तैयारी छिपी है। जो यहाँ समझ में आ जाए वही आप लोगों के काम आएगा और जो नहीं समझ में आए उसको मैं समझाने का भी पूरा काम करूँगा। यकीन मारो, पूरे YouTube पर आज के जैसा वीडियो वाला कंटेंट ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलने वाला है। दोस्तों पढ़ लो, दिल से जीत तय है तुम्हारी, क्योंकि ये कंटेंट नहीं तुम्हारे सपनों की चाबी है। और आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो हम करवाने जा रहे हैं ये 2023 के मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो मिलने वाला है आपका। देख लीजिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आपको, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसके बाद आज ही के वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ये आपका सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का, सेक्शन 3 का सभी सवाल देख लीजिए। एकदम सभी सवाल लॉलीपॉप सवाल, सब एकदम ज़बरदस्त सवाल जो कि परीक्षा में हिट करेंगे। ठीक है, हार्ड सवाल आपने बहुत कर लिया, आप थोड़ा इजी सवाल करने का मज़ा लीजिए, है ना। चलिए, तो आप लोगों को मज़ा दिलाते हैं आज के इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो भाई वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब आप लोगों के लिए वीडियोस बनती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियोस के द्वारा हमारे चैनल पे आए हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि भैया मैं पहली बार आपके चैनल पर आया हूँ और सब्सक्राइब करके जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? भाई बता दो। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चारों में से आंसर आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल था कि इंडिका की रचना किसने किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, अलबरूनी है, स्टिंग है। बताइए किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। देखिए पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया है कि सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया है? तो सुलह ए कुल की नीति का जो प्रतिपादन भारत में किया है वो अकबर ने किया। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल था कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता ने अपनी जो यात्रा का विवरण लिखा था वो कौन सी भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था अरबी भाषा में। अरबी कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। दमीन एक कोह क्या है आपको बताना है। तो दामिन एक कोह क्या है? एक भूभाग है, ए पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया है कि रामानंद का शिष्य कौन था? तो रामानंद का जो शिष्य था वो था आपका रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसको किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। देखिए संथाल विद्रोह का जो नेता था वो था सिद्धो कान्हू। कौन था? सिद्धो कान्हू था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है कि बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना है। तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया बंगाल विभाजन कब हुआ था? बहुत ही फेमस सवाल। बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहा गया है कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था ये 22 दिसंबर को मनाया गया था, लेकिन यहाँ पे साल आ गया ना, तो 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी में था? तो किसका जन्म स्थान था? नानक का, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो विजयनगर की जो यात्रा निम्न में से किया था निकोलो कॉन्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगले
अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कहा गया है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था? तो अकबर ने हटा दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है आपको बतानी है। तो बीजक में कबीर का उपदेश जो है वो संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कहा गया है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है ये बता दीजिए। तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो है जमकर इसको लेकर के अपनी तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहोगे तो आपकी तो परीक्षा की वाट लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है यूट्यूब के भरोसे पर डिपेंड ना रहो, यूट्यूब के वीडियोस पर डिपेंड ज़्यादा ना रहो। आप लोग ई बुक्स को लो और ई बुक लेकर के परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाए। इतना इंपॉर्टेंट मैंने ई बुक बनाया है ना, मत पूछिए। ये पूरा का पूरा जो ई बुक है ये VVI क्वेश्चन पे आधारित है। ऐसा नहीं कि पूरा बुक आपको उठा के दे दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें क्या है आपका PYQ, यानी कि आप लोग बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा मोटी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे ई बुक को ले लेते हैं तो वहीं से काम बन जाएगा। ठीक है, लगभग जो है इसमें आप सभी क्वेश्चन आंसर को सब्जेक्टिव को मिलाओगे तो 100-125 आपको सब्जेक्टिव मिल जाता है, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलता है। तो इस तरह से मैंने जो है ई बुक यहाँ पे डिज़ाइन किया है, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर ई बुक लेकर पढ़िए आप लोग, और जो लोग ई बुक लिए हैं तो प्लीज़ ई बुक का रिव्यू हमारे कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। और ये जो ई बुक है ना आपको सभी विषय का मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जो भी सब्जेक्ट आने वाले होंगे वो लगभग आने वाले समय में सारे का उपलब्ध करवा दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो जरूर लीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, वीडियो के इंतजार में ज़्यादा ना रहें। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। ये आपको दिख गया ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट आते हैं संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अब ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। और ये कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये था आपका वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा गया है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ब्रॉन्ज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1906 में। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। अब ये जो पाकिस्तान शब्द ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कहा गुप्त राजवंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि सीधी सीधी आपसे पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसको कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में, कहा गया है आमुक्त्यामाल्यद नामक ग्रंथ का लेखक कौन है। तो इसका जो हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है विख्यात, ये आपको यहाँ पर बतानी है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कहा गया प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है। तो प्रियदर्शी जो कहा गया अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर बिंदुसार को। तो ये कहा गया है आपका अशोक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो है आपका कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे चाणक्य रहेगा तो वो भी आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकबरनामा के रचनाकार कौन है। तो अकबरनामा के जो रचनाकार हैं वो है आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब तो धुआं धुआं करके आ जाओगे आप लोग, है ना।
दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो दक्कन दंगा आयुक्त जो नियुक्त हुआ था वो 1873 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो बताइए। तो सबसे शक्तिशाली जो था यहाँ पे मगध था। कौन था? मगध। मगध तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, किधर है भाई? इधर है। कौन था? मगध था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई। कहाँ है भाई? यहाँ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे 1915 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा दिया था ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, और सब्जेक्टिव में जाने से पहले मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आप लोग ई बुक लेकर के पढ़ाई कीजिए, वीडियो के इंतज़ार में ना रहें। वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन को उपलब्ध करवा दिया गया है। किसी भी पीवाईक्यू के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं। सारा पीवाईक्यू का निचोड़ दिया गया है, मॉडल पेपर आधारित है। यानी मॉडल पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन है वो तो शामिल है ही, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन सब सवालों को वहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है। तो ई बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई बुक से लेकर आप लोग पढ़ाई जरूर कीजिएगा। ठीक है। ई बुक लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके टीम से बात करनी है कि मुझे ई बुक लेना है। ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव सेक्शन में आ गए हैं। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे यहाँ पर। ओके। तो इसमें आप लोगों से जैसे बोला गया कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो गोपुरम से आप क्या समझते हैं? आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सब 2-2 नंबर के सवाल हैं। 1 से 1.5 लाइन 2 लाइन का आंसर होता है इसका। ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखना था। दांडी किस राज्य में स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए इन 7 प्रश्नों का आंसर हम आपको एक साथ दे देते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जो है इसको डायरेक्ट आंसर आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल था गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार होता है जो मंदिर की पहचान होती है। ठीक है। यहाँ पे पूर्ण विराम छूट गया है, दे लीजिएगा, क्योंकि टाइपिस्ट आजकल पूरा थक चुका है ना। इतना ही काम करवाया जा रहा है कि वो क्या बताएं। चलिए जल्दी जल्दी में वो देना भूल गया शायद। चलिए अयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अयंगर व्यवस्था विजयनगर प्रशासन की एक भूमि व्यवस्था था जिसमें कर संग्रह व्यवस्थित थी। कर मतलब टैक्स लेने का जो होता है ना, वो व्यवस्थित थी। तीसरा प्रश्न है आपका कि अकबर का जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। ठीक है। पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखना था आपको। ठीक है। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह, ये 4 महापुरुषों के नाम आपने देख लिए। आइए, दांडी किस राज्य में स्थित है आपको बताना। तो दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार आपको वो क्वेश्चन पे लेकर जाकर के रियल क्वेश्चन पे जाकर के क्वेश्चन आपको दिखाऊं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वहीं से करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं अब आता हूँ अति लघु प्रश्न जो वहाँ पे था उसको आपको दिखा दो। गोपुरम उसमें था, अति लघु तो मैंने करवा ही दिया ना, तो अति लघु को छोड़ देता हूँ। अब दीर्घ में आता हूँ ना। ठीक है। 7 प्रश्न हम लोगों ने देखा। अब आते हैं 8वां प्रश्न जो था वहाँ पर थोड़ा सा लघु प्रश्न था, हमें बड़े बड़े सवाल देखने थे। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना था। आइए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए कई महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे अशोक के शिलालेख और स्तंभ के लेख मौर्य शासन, प्रशासन और धर्म नीति की जानकारी देते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विस्तृत वर्णन करता है। मेगास्मिथ की पुस्तक इंडिका से मौर्य समाज और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक अवशेष भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, आइए देखिए। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के उपदेश, संघ के नियम और दार्शनिक विचार संकलित हैं, यानी कि डाला गया है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधीम पिटक। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नैतिक भिक्षाओं को समझने का मुख्य आधार है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण को लिखना है आपको। कौन कौन से 2 कारण थे, आइए देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों में पहला सैमन कमीशन था, जिसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। एक ऐसा कमीशन बनाया गया था, एक ऐसा टीम बनाया गया था जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। दूसरा कारण था नमक कानून था, जिसमें आम जनता को भारी कष्ट होता था। अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगा दिया गया था, यानी कि टैक्स देना पड़ता था नमक पे। इन अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता है, आपको बतानी है। आइए बताते हैं। मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषता यथार्थवाद थी। चित्रों में राजदरबार, युद्ध, शिकार और ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव चित्रण किया गया। इस कला पर फारसी शैली का गहरा प्रभाव था। रंगों का सुंदर प्रयोग और बारीक रेखांकन इसकी विशेष पहचान है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय चित्रकला का विशेष विकास हुआ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है आपका कि दीन-ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए आंसर में, दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया गया एक धार्मिक विचार था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को अपनाकर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और जैन धर्म के सिद्धांत शामिल थे। दीन-ए इलाही का उद्देश्य सामाजिक एकता और भाईचारा स्थापित करना था, यानी कि दीन-ए इलाही एक अलग तरह का धर्म बनाया गया, जिसमें हर धर्म से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको ले लेना है और अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। ठीक है, इस तरह का व्यवस्था बनाया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत लिखना है आपको। लिख दीजिए, क्या होगा देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत साहित्यक, पुरातात्विक साहित्यक स्रोतों में वेद, पुराण, महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां और स्मारक आते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण भी इतिहास को समझने में सहायक हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, इसका भी आंसर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट है आपका किताबुल हिंद के विषय में आपको लिखना था, तो चलिए बताते हैं। किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें भारत की सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत विवरण है। अल-बरूनी ने भारतीय जीवन का निष्पक्ष अध्ययन किया। यह ग्रंथ मध्यकालीन भारत को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। अब आइए दीर्घ सवालों की ओर आते हैं, जो बड़े क्वेश्चन थे इसमें, उसको देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का आपको वर्णन करना था। आइए दिखा देते हैं आपको आंसर। देखिए, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महान नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को संघर्ष का आधार बनाया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से विदेशी वस्तुओं, न्यायालयों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कराया। सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा उन्होंने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और सामाजिक सुधारों पर बल दिया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और जनता में आत्मविश्वास को जगाया। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सवाल देखिए आपका है, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करना था। तो कृष्णदेव राय की उपलब्धियां देख लेते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत हुई। उन्होंने, यानी कि बढ़ा, विस्तृत होने का मतलब आगे बढ़ा। उन्होंने कुशल प्रशासन स्थापित किया, बहुत अच्छा स्थापित किया, और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। कृष्णदेव राय साहित्य के महान संरक्षक थे और स्वयं अमुक्ता मालव्य ग्रंथ के लेखक थे। कभी कभी इसका लेखक पूछ लेता है। उनके समय में कला, स्थापत्य और मंदिर निर्माण का अत्यधिक विकास हुआ। विजयनगर उस समय दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करना है आपको। आइए देखिए, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। ईश्वर की भक्ति को सरल और सहज बनाया। रामानंद, कबीर, मीरा और गुरु नानक जैसे संतों ने समानता और प्रेम का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम समाज में
आपसी सद्भाव बढ़ा, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ और धार्मिक आडंबर कम हुए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कहा गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं भिक्षाओं का वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए राजपाट त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध की शिक्षाएं अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित थी। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया। उनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं लिया है तो वो हमारे ई बुक को ज़रूर ले लीजिए, हमारे टीम से संपर्क करके। ठीक है, ई बुक प्राप्त कर लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। भाई समय काफ़ी कम बचा है, बाद में आप पछताओगे कि कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला। ठीक है, फिर हमारी याद आएगी कि हाँ कोई तो था जो हमें बोल रहा था कि टाइम है, अभी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। टाइम इस तरह फिसल रहा है ना, मत पूछो। जैसे केले पर से केले के छिलके पर से पाँव फिसलती है ना, उस तरह से आपके हाथ से टाइम निकला जा रहा है। ठीक है, तो टाइम काफ़ी कम बचा है। डेली आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन याद करने पड़ रहे होंगे। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको हमेशा बोलता था कि आप लोग दिसंबर में हर हाल में सिलेबस कंप्लीट कर लेना। जनवरी में तो आपको लोग पढ़ने नहीं देंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियोस, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। 2023 से ही हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, मॉडल पेपर से। उसके बाद 2024 का मॉडल पेपर, 2025 का मॉडल पेपर और 2026 वाले मॉडल पेपर सारे इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 साल के मॉडल पेपर तो आपको करके जाने ही होंगे। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।